be prescribed shall be obtained from the auditor, ये भी आएगा. और एक certificate also be indicate whether the auditor satisfied the criteria under section 141 also आएगा. And provided also that company shall inform the auditor concerned for his appointment and file ADT 1 to the ROC, ये भी आएगा. लेकिन ये तीनों रिकमेंडेशन अब आप होली और सोली देख सकते हो. दैट प्रोविजो, ये तीन प्रोविजो सिर्फ किससे रिलेट करते हैं? सबसेक्शन 1 से. तो दीज थ्री प्रोविजो आर नॉट एट ऑल रिलेटेड विद सबसेक्शन 6. The only thing in subsection 6 is now coming as what? Recommendation of audit committee. सबसेक्शन 6 में एक ही चीज नहीं आई है जो सबसेक्शन 11 का ओवरराइडिंग इफेक्ट है. और सबसेक्शन 11 का ओवरराइडिंग इफेक्ट यह है कि इस सेक्शन में जब जब ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा, अगर आपकी ऑडिट कमेटी बनी हुई है, द नेम विल बी रिकमेंडेड बाय ऑडिट कमेटी. बात खत्म हो गई. लेकिन उसका मतलब कहीं से भी ये मत निकाल लेना कि ये तीनों चीजें लगेंगी. सर ये तीन चीजें बहुत अलग हैं. ऐसा अपॉइंटमेंट करने से पहले अब आप मेरी बात ध्यान दें. मैंने ये बात क्यों निकाली? क्या कैजुअल वैकेंसी में जो ऑडिटर अपॉइंटेड हुआ है उससे कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है? ना. क्या उसके अपॉइंटमेंट होने पर कोई एडीटी फॉर्म भरने की जरूरत है? ना. हेलो. न सबसेक्शन 6 में, न सबसेक्शन 8 में, कहीं भी उस ऑडिटर से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है. और उसे यह सर्टिफिकेट आरओसी को फाइल करने की भी जरूरत नहीं है. कान खोल के सुन लिया जाए, यह रिक्वायरमेंट सिर्फ सब्सीक्वेंट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट पर है, बाकी के अपॉइंटमेंट पर नहीं. टू बी वेरी ऑनेस्ट. नेक्स्ट, अगली बात. तो यह था अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर बाय आइदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बाय शेयर होल्डर्स. अच्छा, एक सेक्शन गायब हो गई यहां से जो पहले हुआ करती थी सबसेक्शन 3 224 की, कि इफ एजीएम फेल्स टू अपॉइंट द ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. एक पढ़ा करते थे हम. गायब. डोंट हैव एनीथिंग. सेंट्रल गवर्नमेंट को आराम मिला है. एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग तो उतनी हो रही जितनी होनी है. आराम किसको मिला? आर्टिकल क्या लिखता है. और मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये लोग इतने बड़े बड़े पेपर वाले छाप देते हैं आर्टिकल. खुद भी तो देखना चाहिए कि क्या लिख रहा है बंदा. इंग्लिश में लिखा है तो क्या सही है? नाउ मुझे समझ में नहीं आता. बेवकूफ सरी के आर्टिकल लिखते रहते हैं और जमाना कंफ्यूज होता रहता है. और तो और उन आर्टिकल को पढ़ के ज्ञान देने वाले भी बहुत हैं दुनिया में. तो प्रॉब्लम वो है कि कुछ लोग इकोनॉमिक टाइम बेस्ड पढ़ाते हैं, तो वो फिर पढ़ाने में वो सब बोल जाते हैं और बच्चा बेचारा कंफ्यूज घूमा करता है कि ईजीएम कम हो गई. बोले मेरे को तो दिखी नहीं रही ईजीएम कम होती हुई. तो ईजीएम कम हुई नहीं. यहां तो इजी कौन हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट ईस्ट. सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं आई कहां? सर मान लो अगर एजीएम में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ तो वायलेशन ऑफ दिस सेक्शन. और वायलेशन ऑफ दिस सेक्शन इतना टैक्सिंग है कि आदमी वायलेट करने से पहले 4 बार सोचेगा. सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं भी नहीं है यहां पे. वो सेक्शन ही गायब हो गई. एक वो 224A हुआ करती कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है फॉर अपॉइंटमेंट, वो भी गायब हो गई. कितना इजी हो गया. अब फर्स्ट अथॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सेकंड अथॉरिटी शेयर होल्डर, थर्ड कोई अथॉरिटी है ही नहीं अपॉइंट करने के लिए. शेयर होल्डर फर्स्ट ऑडिटर को भी अपॉइंट कर सकते हैं, शेयर होल्डर सब्सिक्वेंट ऑडिटर को भी अपॉइंट कर सकते हैं, और शेयर होल्डर कैजुअल वैकेंसी में भी अप्रूवल दे सकते हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैजुअल वैकेंसी भर सकते हैं. बस 2 ही चीजें. सिंपल. चलिए, अब बात आती है कि गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर का क्या होगा. अब आप मेरे साथ जब बात करेंगे तो बहुत अलग सी बात होगी. अब हमारे किस पर? सीधे गवर्नमेंट कंपनीज के ऑडिट्स पे. नाउ, और गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है मैं आपको पहले बता चुका हूं. लेट्स मूव टू सबसेक्शन 5.
not withstanding anything contained in subsection 1. वाओ, जब सबसेक्शन 1 ही नहीं लगेगी तो सबसेक्शन 2 क्या खा के लगेगी? ओए होए, जब सबसेक्शन 1 ही नहीं लगेगी तो 2 क्या खा के लगेगी? मतलब गवर्नमेंट कंपनीज आर आउट ऑफ रोटेशन सर। गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर रोटेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। आप मेरे साथ बेयर एक्ट पढ़ रहे हो और आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि सबसेक्शन 2 इज रिलेटेड विथ सबसेक्शन 1 ओनली। पहली बार जब हमने ये एक्ट पढ़ा था ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोगों ने ढूंढा था कि गवर्नमेंट कंपनी पे ये रोटेशन लगता है कि नहीं लगता है, और 10 मिनट बाद हमारा ये कंक्लूजन निकल के आया था कि नहीं लगता है। लेकिन अब तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमारे पास है, क्योंकि उस वक्त हमने उस एक्ट के उस पर्टिकुलर सबसेक्शन को अच्छे से इंटरप्रेट नहीं किया था। लेकिन नाउ वी हैव नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1। सर सबसेक्शन 2 तो लगी तब रही है जब सबसेक्शन 1 लगे, क्योंकि सबसेक्शन 2 जो चालू हुई थी वो यहां हुई थी, नो लिस्टेड कंपनी और कंपनी बिलोंगिंग टू सच क्लास और क्लास ऑफ कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड शेल अपॉइंट और रीअपॉइंट एन ऑडिटर एंड ऑडिटर। ये सारी बात जो रोटेशन वाली हो रही थी, 5 ईयर की टर्म वाली हो रही थी, दैट वाज ओनली विद रिलेशन विद व्हाट? सबसेक्शन 1। अभी तो आप यहां देखो मजा, सबसेक्शन 5 में notwithstanding anything contained in subsection 1 in case of a government company or any other company owned or controlled directly or indirectly by the central government or by the state government or partly by central government or state government or by state government or governments or partly by central government and partly by one or more state government। सर इतना सारा लिखना पड़ेगा जी? अगर नंबर चाहिए तो सब लिखना पड़ेगा। कितना इजी है देखो। गवर्नमेंट कंपनी 1, कंट्रोल्ड और ऑन्ड बाय पहला सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ और वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेरियस स्टेट गवर्नमेंट। क्या मालूम? अरे ऑन्ड और कंट्रोल्ड बाय, हाँ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट 1, स्टेट गवर्नमेंट 2, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट 3, स्टेट गवर्नमेंट और वेरियस स्टेट गवर्नमेंट 4, सेंट्रल गवर्नमेंट और वेरियस स्टेट गवर्नमेंट 5। सर वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट लिख दूं तो बाहर मिल। नाउ वेरी सिंपल, तो क्लियर है ना? हाँ, मतलब भरोसा नहीं, आदमी कलम बहके तो लिख दे वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, फिर वो आपको दिल्ली बुलाएंगे, इधर आओ तुम्हारा स्क्रू ढीला है। कितनी सेंट्रल गवर्नमेंट होती भैया? सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही होती। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है सर? बाहर मिलते हैं अपन। चलो आगे। सो पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया शैल in respect of a financial year appoint auditor duly qualified to accept as an auditor of the company under this act within a period of 180 days from the commencement of the financial year, who shall hold office till conclusion of the annual general meeting। या तो 5 साल का कोई कार्यकाल का काम ही नहीं है सर, ये तो C&AG हर साल अपॉइंट करेगा। जब यहां 5 साल का काम ही नहीं है तो रोटेशन कहां से लगेगा? देयर इज नो रोटेशन रिक्वायर्ड। ये तो आदमी अलग है, न इंटरनल रोटेशन अफेक्ट करेगा इसको, न एक्सटर्नल रोटेशन अफेक्ट करेगा, क्योंकि ये बंदा तो अपॉइंट ही कौन कर रहा है? C&AG। न ही इसकी कोई सूचना आपको ADT 1 में देने की जरूरत है, न ही इससे कोई सर्टिफिकेट आपको लेने की जरूरत है। और चूंकि C&AG अपॉइंट कर रहा है तो सबसेक्शन 11 भी नहीं लगेगी कि हिज नेम शैल बी रिकमेंडेड बाय ऑडिट कमिटी। ओ हेलो, ये तो बड़ा सीधा सीधा सा प्रोविजन है। ओन्ड और कंट्रोल्ड अगर किसने कर रखा है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर, या वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स ने, या सेंट्रल गवर्नमेंट और वेरियस स्टेट गवर्नमेंट ने। और गवर्नमेंट कंपनी लिखना मत भूल जाना, सबसे पहले पहली फुर्सत में गवर्नमेंट कंपनी लिखना।
पहला तो ये प्रोविजन लगता ही गवर्नमेंट कंपनी पे है, उसके बाद लगता है एंड अदर कंपनीज विच आर ओन्ड और कंट्रोल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय दीज 5। तो उसमें ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? C&AG। और यहां पर ऑडिटर का टेन्योर अगली एनुअल जनरल मीटिंग के कंक्लूजन तक रहेगा, उसके बाद फिर C&AG को अपॉइंट करना पड़ेगा। हेलो सर, अगर C&AG ने अपॉइंट नहीं किया तो कोई मतलब नहीं, चुपचाप बैठे रहो। C&AG का काम था उनको अपॉइंट करना था, उन्होंने नहीं किया, आप बैठे रहो, वही अपॉइंट करेंगे, बात खत्म हो गई। सबसेक्शन 5 इज वेरी सिंपल। कितने दिनों के अंदर? 180 डेज फ्रॉम 180 days from the commencement of the financial year है। ये सबसेक्शन 5 है, ये फर्स्ट ऑडिटर नहीं है, ये सब्सिक्वेंट ऑडिटर है? हाँ, ये कहा, ये तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है। फर्स्ट ऑडिटर कहाँ है? फर्स्ट ऑडिटर तो सबसेक्शन 7 में आएगा। उल्टा एक्ट लिखा हुआ है सर, ऐसे थोड़ी एक लिख देंगे कि पहले 5 पढ़ लो फिर फर्स्ट ऑडिटर। देखो आप, अब ये ऑडिटर फर्स्ट ऑडिटर कहाँ है? दिस इज व्हाट? सब्सिक्वेंट ऑडिटर, क्योंकि पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तभी तो 180 दिन आएंगे। अब सबसेक्शन 5 पढ़ के समझ में आता है कि यार ये तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है, तो फिर फर्स्ट ऑडिटर कहाँ गया? फर्स्ट ऑडिटर दिया है सबसेक्शन 7 में। Nothing, notwithstanding anything contained in subsection 1 or subsection 5, in case of a government company or any other company owned or controlled directly or indirectly by central government or by state government or partly by central government and partly by one or more state government, the first auditor, shall be appointed and controller and auditor general of India within 60 days from the date of registration of the company. फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट कंपनी में होगा 60 दिनों के अंदर अंदर। कौन करेंगे? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। एंड इन केस C&AG अगर फेल हो जाते हैं विद इन 30 डेज, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शेल अपॉइंट सच ऑडिटर विद इन नेक्स्ट 30 डेज। 60 दिन के अंदर अंदर 60 डेज के अंदर अंदर किसने अपॉइंट नहीं किया? C&AG ने। तो अगले 30 दिन के अंदर किसको अपॉइंट करना है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। एंड इन केस फेल्यूर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू अपॉइंट विद नेक्स्ट 30 डेज, इट शेल बी फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी हु शेल अपॉइंट सच ऑडिटर विद इन 60 डेज ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हु शेल होल्ड ऑफिस फ्रॉम कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। लो यार, तो फिर EGM आ गई, फिर EGM आ गई। फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट भी EGM में हो रहा सर। लो जी, ये फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट भी EGM में हो गया। अरे शेयर होल्डर को तो तकलीफ देनी पड़ेगी बॉस, शेयर होल्डर बने क्यों, आओ EGM में। कौन अपॉइंट करेगा फर्स्ट ऑडिटर को? C&AG। कब? विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। वो नहीं कर पाए तो अगले 30 दिन में, 60 और 30 90 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट कर देना चाहिए। और 90 दिनों के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं, मतलब 60 से 90 दिनों के बीच में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर देना चाहिए। और 60 से 90 दिनों के बीच में अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर पाए तो नेक्स्ट 60 डेज, यानी कुछ भी हो जाए, इनकॉर्पोरेशन से 150 दिन के अंदर अंदर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होना जरूरी है। यहां 150 है लेकिन वहां 120 थे। हेलो, there were 120 days, here these are 150 days, 150 दिन गवर्नमेंट कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर के लिए। और ये फर्स्ट ऑडिटर का कार्यकाल कब तक रहेगा? बहुत सिंपल है, फर्स्ट AGM के कंक्लूजन पे। और फर्स्ट AGM पे लग जाएगी सबसेक्शन 5, अभी पढ़ के आए ना सबसेक्शन 5। फर्स्ट ऑडिटर के अंदर लग जाएगी, फर्स्ट AGM में लग जाएगी सबसेक्शन 5। और सबसेक्शन 5 जो लगेगी वो क्या कह रही? दैट द ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड बाय C&AG विद इन 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी 31 मार्च 2014 के दिन जो ऑडिटर, जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ वो 30 सितंबर तक कौन अपॉइंट कर देंगे? 180 डेज। 30 सितंबर मत मानो, 180 दिन गिनना पड़ेंगे।
180 दिन के भीतर कौन अपॉइंट कर सकता है? CNAG. दैट इज द प्रोविजन फॉर गवर्नमेंट. अब इसमें कैजुअल वैकेंसी हो जाए तो, हाँ, इसमें अगर कैजुअल वैकेंसी हो जाए तो एक और क्लॉज है. In case of a company whose accounts are subject to audit by an auditor appointed by C&AG, be filled by C&AG of India within 30 days, provided that in case C&AG of India does not fill vacancy within the said period, board of directors shall fill the vacancy within next 30 days. और बोर्ड ने भी फिल नहीं किया तो चुप. फिर सेंट्रल को, फिर वो नहीं आ रही है. कौन? शेयर होल्डर्स नहीं आ रहे. नाउ शेयर होल्डर्स आर नॉट कमिंग. बहुत क्लियर. अभी नहीं आएंगे शेयर होल्डर यहां. कैजुअल वैकेंसी गवर्नमेंट कंपनी में कैसे फिल होगी? सर कैजुअल वैकेंसी को फिल करना पड़ेगा C&AG को कितने दिनों के अंदर अंदर? 30 दिन के अंदर अंदर. और अगर C&AG ने 30 दिन के अंदर अंदर इसको फिल नहीं किया, देन हु इज गोइंग टू फिल दैट? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल फिल वैकेंसी विद इन नेक्स्ट 30 डेज. यानी 60 दिन के अंदर अंदर तो ये हो ही जाना चाहिए. जबकि नॉर्मल केस में कितने दिन लग रहे थे? नॉर्मल नहीं, ये कैजुअल वैकेंसी की बात करूं तो कैजुअल वैकेंसी यूं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कितने दिन में फिलअप करने पड़ रही थी? 30 डेज. नहीं, 3 मंथ तो अप्रूवल के थे. अपॉइंट तो 30 डेज में ही करना पड़ा था. वो तो रेजिग्नेशन में अपॉइंटमेंट तो 30 दिन में ही होगा, अप्रूवल 3 महीने के लिए दिया था. यहां पर क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे कितने दिन में? 30 डेज में. और आप सुनिए, यहां पर यह नहीं लिखा है कि आप C&AG से अप्रूव करवाओ. यहां ये नहीं लिखा है कि आप C&AG से अप्रूव करो, बस आप तो अपॉइंट कर लो. तो बॉस, अब अपन ने 139(1) पढ़ ली, 2 पढ़ ली, 3 पढ़ ली, 4 पढ़ ली, 5 पढ़ ली, 6 पढ़ ली, 7 पढ़ ली, 8 पढ़ ली और 11th भी पढ़ ली. 139(1) थी अपॉइंटमेंट बाय सब्सिक्वेंट ऑडिटर. 2 थी एक्सटर्नल रोटेशन, मतलब रोटेशन, एक्सटर्नल मत लिखना, रोटेशन. 3rd थी इंटरनल रोटेशन. 4th थी सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर टू मेक रूल फॉर रोटेशन. 5th जो थी वो C&AG का सब्सिक्वेंट ऑडिटर, मतलब गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिक्वेंट ऑडिटर. 6th जो थी दैट इज फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द नॉर्मल कंपनी. 7th जो है वो फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. 8th जो है उसका क्लॉज नंबर 1 जो है दैट इज कैजुअल वैकेंसी फॉर नॉर्मल कंपनीज, और क्लॉज 2 जो है दैट इज कैजुअल वैकेंसी फॉर गवर्नमेंट कंपनी. और क्लॉज और सबसेक्शन 11 जो हमने पढ़ी वो कहती है कि जब जब इस सेक्शन के अंदर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा, अगर आपके यहां ऑडिट कमेटी बनी हुई है तो ऑडिट कमेटी ही. बात खत्म हो गई. हेलो, अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ने की. सेक्शन सबसेक्शन ये मेरा दावा है, अगर आप जागते हुए मेरे साथ पढ़ रहे हो. हम चालू हुए थे 139 सबसेक्शन 6 से, अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर इन नॉर्मल कंपनी. फिर हम गए 139(1) पे, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन नॉर्मल कंपनी. फिर हम गए सबसेक्शन 2 पे, रोटेशन इन केस ऑफ स्पेसिफिक कंपनीज. फिर हम गए सबसेक्शन